चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि विवेकानंद ने बताया है, विवेकानंद ने कहा है कि किसी पक्षी के लिए सिर्फ एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। उड़ने के लिए उसको दोनों पंख बराबर इस्तेमाल करने होंगे। ठीक उसी तरह से किसी समाज का अगर विकास हो पाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि जितनी स्वतंत्रता पुरुष को मिली है उतनी ही स्त्री को मिले। जब तक समाज के दोनों पहिए साथ नहीं चलेंगे, कोई भी समाज उस स्तर तक विकसित नहीं हो पाएगा। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी इस बात का ध्यान था कि स्त्रियों को भी उतनी स्वतंत्रता और समानता दी जाए। ऐसा ना हो कि पिछले सदियों से कितने सदियों से जो स्त्रियां झेलती आई हैं, ठीक, उनको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, उस बात का ख्याल रखा गया और संविधान में ऐसे प्रोविजन बनाए गए जो स्पेशली वुमेन्स से रिलेट करते हैं। देखिए, वैसे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी पे ही बात करता है, ऐसा नहीं है कि वो बताता है कि ये सिर्फ पुरुष या महिला, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जो डायरेक्टली वुमेन्स को रिलेट करते हैं। ठीक है, और उसमें टॉपिक का नाम हमारे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में महिलाओं के राइट्स को कहाँ प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें जो बैकबोन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वुमेन्स के राइट्स को लेके, वो है पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 आपका क्या है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। पार्ट 4 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसमें कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि महिलाओं से संबंधित प्रोविजन क्या है, कि कहाँ उनके अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए, आर्टिकल 14 क्या बताता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब ये है कि सभी को समान तरह से ट्रीट किया जाएगा। अब एक बात ये है कि आर्टिकल 14 अभी पूरा जब लोग समझेंगे तो ये समझ आएगा कि आर्टिकल 14 एक बेसिक लॉ है और उसके बाद 15, 16, 17, 18 जो निकल के आए हैं वो उसके स्पेसिस टाइप के लॉ हैं, उसी में से निकल के उनकी ओरिजिन हुई है। ठीक है, आर्टिकल 15A क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक, तो इसमें कौन सा शब्द ध्यान देना है, सेक्स यानी लिंग। ठीक, लिंग के आधार पे राज्य किसी भी, देखिए, राज्य डिस्क्रिमिनेट माने भेदभाव करना, किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं करेगा। कौन से ग्राउंड पे, रिलीजन यानी धर्म, रेस यानी नस्ल, कास्ट यानी जाति, सेक्स यानी लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, या किसी में से इस आधार पर कभी भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी काम करेगा तो ये सब नहीं देखेगा, वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। तो इसमें ये भी नियत है कि मेल फीमेल नहीं देखेगा, कि मेल को अलग से सुविधा दी जा रही है, फीमेल को अलग से सुविधा दी जा रही है, ये नहीं देखेगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये क्या बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट दैट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अभी इसके पहले वाले आर्टिकल में बताया कि स्टेट इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे रेस का हो, कास्ट को या जन्म स्थान कुछ भी हो, सबको इक्वली ट्रीट करेगा। लेकिन अगले ही आर्टिकल यानी 15 क्लॉज 3 में कह दिया कि इस आर्टिकल की कोई भी बात स्टेट को इस चीज के लिए नहीं रोकेगी कि वो वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल लॉ बना सके, इस चीज के लिए नहीं रोक पाएगी। ठीक, यानी राज्य क्या कर सकता है, राज्य महिलाओं के लिए स्पेशल कोई कानून बना सकता है, बच्चों के लिए स्पेशल कोई नियम कानून बना सकता है। ठीक, जैसे दिल्ली में मेट्रो चल रही है, अब मेट्रो में एक डिब्बा है स्पेशल केवल महिलाओं के लिए, उसमें पुरुषों का जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते हैं। तो क्या ये इक्वालिटी के लॉ का वायलेशन हो गया, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया? नहीं, वायलेशन नहीं हुआ। कहाँ से पावर आई अलग से लॉ बनाने के लिए? तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ने पावर दी कि अलग से मेट्रो में डिब्बा बन जाएगा, किसके लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि राज्य को अधिकार है कि महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून, स्पेशल कानून बना सके, उनको समानता की सीढ़ी में आगे लाने के लिए। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 1, there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state। ठीक, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, कोई भी पोस्ट, कोई भी वैकेंसी आएगी तो अवसर की समानता बराबर से होगी। ऐसा नहीं होगा कि पुरुषों के लिए अधिक, महिलाओं के लिए अधिक, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा।
किससे रिलेटेड मैटर में? एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से संबंधित नियम में चाहे महिला हो चाहे पुरुष दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इन ऑफिस अंडर द स्टेट, जो राज्य के अंदर होंगे, ठीक। और फिर वही बात कि महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व हो जाती है, ये है वो है, तो फिर वो पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से ही आती है कि एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, कोई भी स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है महिलाओं के स्पेशल उसके लिए। अब देखिए ये आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1, 15 3, 16 1, ये सब एक तरह से पूरा अगर कंक्लूजन में समझें तो महिलाओं की ही सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, महिलाओं को समानता की सीढ़ी में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए बेसिकली आर्टिकल 14 सिर्फ इतना बोल दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये टेक्निकल वर्ड है। बेसिकली लेमैन की भाषा में समझें तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा। तो आर्टिकल 14 तो एक तरह से जैसे कोई नस्ल होती है, जाति होती है, ऊपर ओरिजिन उसकी होती है, उसके बाद उसी के अंदर और सारी धीरे धीरे उसकी प्रजातियां होती हैं। तो ये जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये क्या है? प्रजातियां हैं, किसकी? आर्टिकल 14 की। तो ये और ये भी जान रहे हैं 14, 15, 16 हम लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार में 14, 15, 16 ये मौलिक अधिकार में, यानी अगर इसमें से किसी लॉ का वायलेशन भी होता है तो डायरेक्ट स्त्रियां कहाँ जा सकती है, महिलाएं कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। तो ये पार्ट 3 में दिया गया प्रोटेक्शन था किसको? महिलाओं को। अब पार्ट 4 में देखते हैं कौन कौन सा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। देखिए अभी तक हमने देखा कि पार्ट 3 यानी जो मौलिक अधिकार है उसमें महिलाओं के अधिकारों को कहाँ कहाँ संरक्षण मिला है, यानी कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन मिली है। अब देखिए पार्ट 4 यानी जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें महिलाओं के अधिकारों को कहाँ कहाँ संरक्षण मिला है। तो पहला आर्टिकल है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसमें 4 आर्टिकल है जिसमें महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान है। पहला आर्टिकल 39A, ठीक, 39 से ये क्या कहता है? दैट द सिटीजन्स मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक, सिंपल सा मतलब है चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, दोनों को समान रूप से अधिकार है जो अपनी आजीविका चला सके। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि पुरुष वर्ग ही आजीविका चलाने के लिए कुछ कर सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी गारंटी कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 39A से मिलती है। दूसरा आर्टिकल 39E है दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मेन एंड वुमेन आर नॉट एब्यूज। ये पूरा आर्टिकल बड़ा सा है, बीच का डैश करके लिखा हुआ है, यानी वर्कर में चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, सबका उतना ही राज्य ख्याल रखेगा, सबकी हेल्थ का उतना केयर करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, ना तो पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार होगा ना तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होगा। ठीक, अगला आर्टिकल 39D, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक समान कार्य करेंगे तो एक समान वेतन मिलेगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 39D में ही ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39D में है। यानी इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि अगर महिलाएं हैं तो उनको कम पैसा मिले, पुरुष हैं तो उनको अधिक पैसा मिले, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान गारंटी देता है, संविधान इस अधिकार का संरक्षण करता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 51AE, restricts the observance of practices derogatory to the dignity of women। ऐसी किसी भी प्रथा का पालन नहीं किया जाएगा जो महिलाओं के सम्मान के साथ समझौता करे। अगर महिलाओं का सम्मान जिसमें कम हो रहा है, ऐसी किसी प्रथा को नहीं बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी आर्टिकल से निकल के ये एक्ट बनाया गया, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी कोई भी प्रथा जो फॉलो हो रही थी, कहीं भी किसी भी समाज में फॉलो हो रही हो, जो महिलाओं के सम्मान के साथ समझौता कर रही हो, ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। तो बेसिकली पार्ट 3 में हमने कुछ आर्टिकल्स देखे और पार्ट 4 में कुछ आर्टिकल्स देखे जो संविधान के अंदर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरा ध्यान रखा था कि अब समाज एक गति से आगे बढ़े। ठीक, तो अभी ये तो हम जान ही रहे हैं कि जैसे या तो इंसान जब बहुत पीछे छूट जाता है तो
इक्वल लाने के लिए, समान लाने के लिए या तो आप एक को रोक दीजिए, तब तक उसको पीछे वाले को आगे लेके आइए, तब तो समान होंगे, और या तो पीछे वाले को कुछ एक्स्ट्रा दे के जल्दी से दौड़ा के आगे ले आइए। ठीक, दो ही तरीके हो सकते हैं। तो जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकना तो नहीं सही, ठीक है ना, तो इसलिए जो पीछे छूटा हुआ उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे के आगे समान उसमें ले आए, सबकी रेस में वो समान चले। कम से कम ऐसा ना हो कि एक पैर आगे बहुत आगे चला जा रहा है, कोई व्यक्ति बहुत आगे चला जा रहा है, कोई व्यक्ति बहुत पीछे रह जा रहा है। तो राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है कि पीछे जो छूट गया व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में ही लेके आए। तो ये जितने प्रोविजन हम लोगों ने पढ़े वो एक तरह से महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का ही प्रयास है। तो दो यानी पार्ट 3, पार्ट 4 का हमने देखा, और बाकी संविधान में भी और भी उपबंध हैं जो संरक्षण करते हैं महिलाओं के अधिकारों का, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।